नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था साइंस में कि किस तरीके से इक्वेशन होती है, क्या इक्वेशन होती है, उसका बेसिक नॉलेज हमने कल की क्लास में लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे, इक्वेशंस किस तरीके से फॉर्म करते हैं और सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि हम इक्वेशन लिखते ही क्यों हैं। कल हमने देखा था कि हमने जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और उससे फिर हमारा प्रोडक्ट बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या हम वैसे नहीं लिख सकते? फिर हमें अलग से केमिकल फार्मूला बनाने की, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड more concise and useful if we use chemical formulae instead of words. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formulae of magnesium, oxygen and magnesium oxide, द अबो वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज। तो कल हमने देखा था कि मैग्नीशियम को हमने पूरा वर्ड्स में लिखा था, जिस तरीके से जैसे MAGNESIUM, ये पूरा हमने लिखा था। ठीक है, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन को भी पूरा लिखा और मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी पूरा लिखा। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर हम पूरा मैग्नीशियम वर्ड्स में लिखें और सिर्फ उसकी जगह पर MG लिखें, विच विल बी मोर कंसाइज और विच विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग? ठीक है, तो आप खुद कहेंगे कि सर मैग्नीशियम पूरा वर्ड्स में लिखना इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और सिर्फ MG लिखोगे इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। समझ में आया, उसमें काफ़ी कम समय लगता है। तो इसीलिए हम केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी चीज़ों को लिखा जा सके। अब दूसरी चीज़ कि ये तो छोटी इक्वेशन है जिसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही है। कई बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस आती हैं, तो वहाँ पर अगर आप इस तरीके से वर्ड्स में लिखने लग गए तो आपको काफ़ी लंबा समय भी लग जाएगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए अब देखो उसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं Mg प्लस ऑक्सीजन, और उससे क्या बनेगा? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow. अब LHS और RHS क्या होता है वो हमने देखा था लास्ट ही क्लासेस में, हमने इस चीज़ को देख चुके हैं कि LHS मतलब होता है जो आपका इक्वल टू का जो साइन जो दिया है, या फिर जो इक्वेशन का जो साइन जो दिया हुआ है उसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS और उसके राइट हैंड साइड मतलब क्या हो जाएगा? RHS हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब जैसे ये वाला हो गया आपका रिएक्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था। और उसके राइट हैंड साइड जो चीज़ें होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स? अब यहाँ क्या करना है? इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो, इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर Mg है, यहाँ देखो यहाँ क्या है? अरे काहे नहीं हो रहा है? यहाँ देखो Mg के कितने एटम है? एक एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? दो एटम। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड देखोगे, ये वाली साइड देखोगे, तो मैग्नीशियम आपका एक है और ऑक्सीजन भी एक है। अब जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो, मैथ्स में अगर आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, आपने देखा होगा ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन आप 10th में आ गए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपने किए हैं जिसमें आप LHS और RHS को प्रूव करते हो इक्वल, और नहीं किए तो इस क्लास में आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। लास्ट ईयर आपकी जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन थे उसमें भी हम करते थे LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड तो मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल है और राइट हैंड साइड भी एक मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड दो एटम है और राइट हैंड साइड एक ही एटम है। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, और ये इक्वेशन को बैलेंस करना, इसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग अ इक्वेशन। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, आगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम उसको पढ़ते चले जाएंगे। इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस। अगर मान लो कि LHS और RHS दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम है तो इक्वेशन कैसी होगी? बैलेंस इक्वेशन। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। ठीक है, और अगर मान लो कि एटम्स जो है वो बैलेंस नहीं है, सेम अमाउंट ऑफ एटम्स LHS और सेम अमाउंट ऑफ एटम्स RHS में नहीं है, तो वो इक्वेशन कैसी हो जाएगी? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम टेक्निकल लैंग्वेज में स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन।
इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। अब क्यों स्केलेटल है मैंने आपको बताया। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखो तो ऑक्सीजन दो एटम्स है, ऑक्सीजन की दो एटम्स हैं, और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन का एक ही एटम है, इसीलिए अनबैलेंस इक्वेशन है। और अनबैलेंस इक्वेशन को ही हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब आते हैं किसी इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. ठीक है। अब नाइन्थ में हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी जिसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो कंजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती है। कंजर्वेशन ऑफ मास आता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है। अब ये तीनों ही फॉर्मूला अगर इनकी डेफिनेशन देखने जाएं तो सेम ही होती है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास का जो होता है वो क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। और एनर्जी की बात करो तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम की बात करो तो बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन ओवरऑल मोमेंटम विल बी सेम। ठीक है। मतलब आप ये कह सकती हो कि जिसका भी अगर आपका कंजर्वेशन है वो बिफोर द इक्वेशन और आफ्टर द इक्वेशन हमेशा सेम रहेगा। मास जो है जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास है तो बिफोर द इक्वेशन और आफ्टर द इक्वेशन मतलब आप रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आपका मास हमेशा सेम रहेगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास की एक्टिविटी अगर आपको याद हो तो लास्ट नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था कि एक क्या नाम है, एक बीकर के अंदर हमने एक इक्वेशन ली थी और उसको दूसरी दो सॉल्यूशन लिए थे। पहला एक सॉल्यूशन लिया था जो बीकर के अंदर लिया था, दूसरा एक सॉल्यूशन लिया था जो बीकर के ही छोटे बीकर के अंदर था, जिसको वो टेढ़ा करके फिर हमने उसको मिलाया था और उसके बाद उसका मास कैलकुलेट किया था। तो ये इक्वेशन ये एक्टिविटी हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी। अगर आपको देखना है तो आप नाइन्थ की किताब एक बार ले लीजिए, और मीन्स आपके किसी फ्रेंड के पास हो या फिर ऑनलाइन भी आजकल तो मिलती हैं, तो उनमें आप देख लीजिएगा, उसमें आपको ये एक्टिविटी मिल जाएगी। और नहीं अगर मिलती कोई बात नहीं, आगे इसी चीज़ में हम आगे पढ़ लेंगे। That is the total mass of element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactant। मतलब जो reactant और product side दोनों साइड आपका मास कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड की देखी उसमें सेम क्यों नहीं है, क्योंकि पहले जो ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन दो एटम है और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन एक एटम है, तो ऑब्वियसली वो बैलेंस तो नहीं होगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल इक्वेशन, हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इज द केमिकल इक्वेशन बैलेंस? लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब हम किसी इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना सीखते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए उसको चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं है, और अगर बैलेंस है तो कितनी चीजें उसके अंदर बैलेंस है और कितनी चीजें अनबैलेंस है। कौन सा ऐसा जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे एटम्स ही अनबैलेंस्ड हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक एटम ही बैलेंस ना हो, बाकी सब एटम बैलेंस्ड है। कई बार ऐसा भी होता है कि सारे एटम्स ही बैलेंस नहीं है। तो आपको सबसे पहला काम ये चेक करना है, जो भी इक्वेशन आपको बैलेंस करने के लिए दी जाए उसमें सबसे पहला काम आप ये करना है कि कितने एटम्स उसके अंदर बैलेंस हैं और कितने नहीं है। उसके लिए आप एक बॉक्स बना सकते हो जिसके अंदर ये लिखा हो सकता है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. Is the chemical equation 1.2 balance? Let us learn about balancing a chemical equation step by step. The word equation for activity 1.3 may be represented as zinc plus sulfuric acid, zinc sulfate plus hydrogen. अगर word equation की बात करो तो वर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इस तरीके से बन जाएगा। द अबोव वर्ड इक्वेशन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। जिंक को हम रिप्रेजेंट करते हैं Zn से, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिंक सल्फेट जो बनता है उसमें ZnSO4, और फाइनली हाइड्रोजन आपका अलग हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें। इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आती हैं। देखो जिंक यहाँ पर पहली बात तो ये चीज हम समझ रहे। देखो ये वाला लिखना ज्यादा इजी है या ये लिखना ज्यादा इजी है, आप खुद ही कहोगे सर ये ज्यादा इजी है, आराम से हम इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि हाँ, अब देखो यहां पर जिंक के एटम कितने हैं, जिंक एक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, सल्फर कितना है, एक, और ऑक्सीजन कितने हैं, चार। मैंने ऑर्डर वाइज लिखा है। अब प्रोडक्ट साइड में अगर आप देखें तो जिंक यहां भी एक है,
सल्फर यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और हाइड्रोजन 2 है। तो सारे के सारे देखो यहाँ जिंक, ठीक है, ये आपके सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके क्या हाइड्रोजन को, और ये आपके ऑक्सीजन को। सारे के सारे बराबर ही हैं, ठीक है, किसी में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस है। और अगर बैलेंस है तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, देखो इस तरीके से बॉक्स में आप लिख सकते हो भाई। यहाँ पर आपने लिख दिया एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया एलिमेंट्स, ठीक है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। और यहाँ आपने नेचर ऑफ एटम्स, जो कि एलएचएस में क्या है, रिएक्टेंट क्या है। तो जिंक यहाँ कितना था, 1 था, हाइड्रोजन कितने थे, 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन आपके 4। सिमिलरली यहाँ नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ पर भी 1, 2, 1 और 4। तो ये बराबर हैं सारे के सारे। अगर एक भी बराबर नहीं होगा तो उसे आप अनबैलेंस इक्वेशन कहोगे। यहाँ सारे बराबर हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। As the number of atoms of each element is the same on both sides of the arrow is a balanced chemical equation. Let us try to balance the following chemical equation. अब ये तो क्या थी, बैलेंस इक्वेशन थी। अब हम किसी एक ऐसी इक्वेशन को लेते हैं जो बैलेंस नहीं है और उसके बाद उसको बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इस इक्वेशन में देखो, यहाँ आपका जो फेरस, फेरस मतलब आयरन, आयरन जो है आपका कितना है, 1 है। यहाँ आयरन कितने हैं, 3 है। तो ये बैलेंस तो नहीं है, चलो आयरन तो बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब ये बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, मतलब ये इक्वेशन में जो आयरन है वो और आपका जो ऑक्सीजन है वो आपके क्या है, अनबैलेंस है। तो हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ। अब इसे स्टेप बाय स्टेप हम बैलेंस करना सीखेंगे। देखो स्टेप 1, सबसे पहला क्या होता है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब आपको यहाँ बोला गया है कि आपको सबसे पहले बॉक्स बनाना है। बॉक्स क्यों बनाना है, ये शुरुआती चीज़ों के लिए है कि आप जब सीख रहे हैं तब आपको बॉक्स बनाना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कौन कौन सी चीज़ों को बैलेंस करना है, ठीक है। अब बॉक्स के अंदर आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। अब लीस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। कौन कौन से एलिमेंट्स, देखो आयरन प्रेजेंट था, ठीक है। जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो साथ में हो चाहे वो अलग हो, सबको लिखना है। जैसे ऐसा नहीं कि मतलब ये आयरन है और हाइड्रोजन है, ये वाटर का फॉर्मूला आपको दिया हुआ तो वाटर का पूरा फॉर्मूला यहाँ लिख दें H2O, नहीं, हाइड्रोजन अलग लिखोगे, ऑक्सीजन अलग लिखोगे, बिकॉज हमें उनकी जो नंबर्स है उनको चेक करना है। यहाँ भी जितने हैं सारे के सारे, जितने भी इस इक्वेशन में एटम्स यूज हुए हैं उन सब को लिख देना है, भले हो चाहे रिएक्टेंट साइड हो चाहे प्रोडक्ट साइड हो, वो लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वही आपको एक बॉक्स बनाना है। शुरुआती तौर पर आपको बॉक्स बनाना है, बाद में जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर बॉक्स नहीं बनाते हो तब भी आप एक सिंपल एक डायग्राम टाइप का बना लें, जिसके अंदर बस सारे एटम्स जो हैं वो लिख दें, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड और उसके नंबर ऑफ एटम्स आप लिखते जाएं। तो आयरन देखो, आयरन रिएक्टेंट साइड देखें कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट साइड देखें कितने हैं, 3। और हाइड्रोजन आपके जो रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड आपके कितने हैं, 2 हैं, मतलब वो बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट साइड 1 है, और अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें तो वही कितने हैं, 4 हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। और बैलेंस करने की, इक्वेशन बैलेंस करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है, और वो ये होता है कि आप जो मैक्सिमम नंबर, जहां नंबर ऑफ एटम्स जहां पर है, सबसे पहले उसको बैलेंस करें। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में यूज हो रहे हैं, देखो ध्यान से, इसमें सबसे ज्यादा एटम्स यूज हो रहे हैं ये वाले पोर्शन पे, तो उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले बैलेंस करोगे। इट मे बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। अब यहाँ आपको क्या कहा गया कि सबसे पहले आप उस एटम को या फिर उस चीज को बैलेंस करना स्टार्ट करोगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि वो बैलेंस हो जाएगा तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर अगर आप देखा जाए, अब वो रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है, प्रोडक्ट साइड भी हो। जैसे हमारा फेरस Fe3O4 है, वो कहाँ है, प्रोडक्ट साइड है। तो हमें ये नहीं सोचना कि वो रिएक्टेंट साइड है, वो प्रोडक्ट साइड है, ऐसा कुछ नहीं। जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, सबसे पहले हमें उसी को बैलेंस करना है, ठीक है। तो इट मे बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4।
और हम किसको देखते हैं, Fe3O4 को, एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 द LHS। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इस इक्वेशन की बात करें, तो इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 4 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, अब कुछ चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। पहले एक बार इस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं, फिर बाद में क्या नंबरिंग वगैरह होती है वो हम देखते हैं। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, इनिशियल ऑक्सीजन कितने थे, 1 था। अब यहाँ पर देखो 1 इन H2O, H2O में 1 है, मतलब H2O पूरे जो नंबर है आपका, पूरा मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर ऑक्सीजन कितना है, 1। और यहाँ Fe3O4 के अंदर आपके क्या थे, 4 थे ऑक्सीजन। सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें, हम किसी और की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर ये 4 हैं और ये 1 है, तो 1 को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम उसे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। एंड फॉर एग्जांपल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोएफिशिएंट 4 एज 4H2O एंड नॉट H2O4। ठीक है, और H2O4, नाउ द पार्टली बैलेंस इक्वेशन बिकम्स। अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि जो हमने शुरुआत में सबसे पहला हमारा टर्म था, कि आपको सबसे पहला हमारा स्टेप था कि आपको बॉक्स बनाने हैं, वो क्यों बनाने थे, वो इसलिए बनाने थे कि अगर सपोज करो, मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख के आपको समझाऊंगा। जैसे देखो, जब भी हम H2O लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, पेंसिल की साइज कितनी छोटी हो गई भैया। H2O की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मुझे इसे 4 बनाने हैं, ये 1 है और मुझे इसे 4 बनाना है, तो H2O को 4 बनाने के लिए आप ऐसा नहीं लिख सकते, H2O। ऑक्सीजन को 4 बनाना है तो आप यहाँ 4 नहीं लिखोगे, ना ही इसको ब्रैकेट में करके 4 लिखोगे। ठीक है, हमेशा याद रखें, जिस तरीके से आपका ब्रैकेट काम करता है मैथ्स में, वैसे ही इक्वेशन में ये चीजें काम करती है। आप हमेशा इस तरीके से लिखोगे 4H2O, क्या, 4H2O। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ये एक ब्रैकेट की तरह काम करता है। जैसे आपने देखा था लास्ट क्लासेस में कि 2x + y अगर आपको लिखा हुआ है तो वो क्या होता था, 2x + 2y, 2x + 2y ये होता था। जो 2 बाहर है ब्रैकेट के बाहर, वो सबके साथ मल्टीप्लाई होता था। लेकिन अगर सपोज करो, अगर ऐसी कोई इक्वेशन है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं कि अगर कोई ऐसी इक्वेशन है कि 2 इन द ब्रैकेट 2x + 3y, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, तो वो क्या होता था, 2 2 = 4x + 2 3 = 6x 6y, तो ये हो जाएगा 6y। वैसा ही यहां पर भी होता है। अब कैसे देखते हैं इस चीज को, देखो, अब यहां पर 4H2O लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में ऑलरेडी 2 एटम्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन के टोटल एटम हो जाएंगे 8, हाइड्रोजन के टोटल एटम हो जाएंगे 8, और ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 4, ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, इस तरीके से, जिस तरीके से ब्रैकेट आपका यूज होता है उस तरीके से ये भी यूज होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा सवाल आता है, सर इसको हम उस तरीके से क्यों नहीं लिख सकते जो आपको पहले बताया गया था, जैसे ये वाला तरीका कि आप इसको H2O4 कर दें, तब तो और कोई झंझट ही नहीं है, समझ में आया, या फिर H2O और यहां पर 4 कर दे, तभी कोई झंझट नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन तो 4 हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो चीजें होती हैं आपकी बॉन्ड बनाती हैं। अब अगर आप ऐसा लिखते हो, उसका मीनिंग ये होता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, जो कि केमिकली बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड बनते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके ज़्यादा हो जाएंगे तो कभी भी बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें आपके
इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस तरीके से अरेंज होते हैं कि दो हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं ऑक्सीजन के एक मॉल एटम के साथ मिक्स होते हैं, मर्ज होते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है आगे जब आएगा तब मैं उसे आपको और डिटेल में समझाऊंगा। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो ये एटम आपका स्टेबल नहीं होता है। जब भी आप किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें, इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आप किसी भी केमिकल इक्वेशन का फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है Fe3O4 तो वो Fe3O4 ही रहेगा, वो कभी भी Fe3O2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है कि 4 ऑक्सीजन के एटम आयरन के 3 एटम्स के साथ बॉन्ड बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, या फिर शेयर कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमने HCl पढ़ा था, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में एक कमी होती है, तो वो दोनों मिलकर आपके क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो वैसा ही यहाँ होता है। अब H2Cl कर दोगे तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्लोरीन को तो एक ही चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्टेबल नहीं होगा वो, इसलिए उसके साथ जुड़ेगा ही नहीं। मैं फिर से समझा देता हूं, अगर नहीं समझ में आए, एकदम सिंपल एग्जांपल लेके हम समझा देते हैं। जैसे सपोज करो हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H+, क्लोरीन को हम लिखते हैं Cl-। क्यों? क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक्स्ट्रा होता है। अब हमने जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि ऑक्टेट रूल होता है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी सब में 8-8 इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग में हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 नहीं होते, अगर मान लो 1 2 3 है तो वो क्या करेंगे, उसे रिलीज करेंगे एटम को। अगर 5 6 7 हैं तो वो क्या करेंगे, एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी होता है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेंगे। लेकिन वही केस अगर मैं ऐसा कर दूं कि हाइड्रोजन को मैं 2 ले लूं, तो क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, यहां पर मेरे पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक H+ आयन जो है आपका अलग रह जाएगा, जो कि स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए हम केमिकल फॉर्मूला को चेंज कभी नहीं करते, इस चीज का खास ध्यान रखें। हम जो भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो उस पूरे फॉर्मूला के आगे मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी उसके पीछे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आया? जैसे, या फिर उस फॉर्मूला को चेंज नहीं करेंगे। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। क्या हो गया? हाँ, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये मेरे ख्याल से, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम यहाँ पर 4H2O लिख रहे हैं, क्यों हम 4 आगे नहीं लिख रहे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Fe and H atoms are still not balanced. Pick any of these elements to proceed further. अब देखो यहाँ पर जब हमने, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, जब हमने यहाँ पर 4H2O लगा दिया तो आयरन जो है, सॉरी हाइड्रोजन है, वो आपके कितने हो गए, 8। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन 4 हो गए, यहां भी ऑक्सीजन 4, मतलब ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 8 हो गए। समझ में? हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब यहां तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसको 8 बनाने के लिए इसको भी 4 कर दो। ठीक है, अगर इसको आपको 8 बनाना है तो इसको भी आप क्या कर दो, 4 कर दो, तो ये आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, वापिस समझाता हूं। देखो यहां पर हाइड्रोजन आपके कितने हैं, हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, 8 हो गए। इस हिसाब से देखा जाए तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो ऐसा क्यों हो रहा है यार? हाँ, ठीक है, 4 और ये 2। ठीक है, अब इनको बैलेंस करना है। ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार में पूरा समझा दूंगा आप। ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहां पर कितने थे, 4, 1 और यहां पर 4 थे, और हमने यहां आगे 4 लगा दिया, मतलब ये 4 हो गए, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस करते जाएंगे। ठीक है, अब जब भी आप किसी एक एटम को बैलेंस करोगे तो दूसरा एटम ऑटोमेटिकली डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई सीधी बात है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 थे, पहले भी यहाँ 2 थे, लेकिन आपने यहाँ 4 लगा दिया तो वो क्या बन गए, 4 हो गए। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हुए, 8, और यहाँ 2 है, तो इसके आगे भी अगर आप 4 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा भाई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, बचा क्या, आयरन। आयरन यहाँ कितने हैं, 3, तो यहां भी आप 3 लगा दो ना। ठीक है, आगे आप कितने भी नंबर्स को एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आप कितने लगा दो, 3, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब यहां 3 आयरन कर दिए, तो यहां भी 3 आयरन है। ऑक्सीजन यहां पर 4 थे, यहां भी 4 हो गए, और यहां हाइड्रोजन आपके 8 थे, यहां भी हाइड्रोजन 8 है। इस तरीके से आप पूरी इक्वेशन को बैलेंस
कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप खास ध्यान रखें, समझें इस चीज़ को अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। Fe and H atoms are still not balanced, and to equalize the number of H atoms, make the number of molecules of hydrogen as 4 in the RHS। वही जो मैंने आपको भी बताया। देखो आयरन को भी यहाँ पर देखो, ये वाली चीज़ को देखो, यहाँ पर H2O4 किया था, H2O4 किया था, और यहाँ पर H2 के सामने भी 4 लगा दिया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो गए। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है। अब बचा क्या? आयरन बचा। तो आयरन को भी आप बैलेंस करोगे, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, अब बात करते हैं। Examine the above equation and pick up the third element which is not balanced. You find that only one element is left to be balanced, that is iron। ठीक है, इनिशियल आयरन कितने थे? 1, और उसके बाद आयरन हमें कितने, सेकंड इक्वेशन में कितने? 3, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फाइनली आपका जो इक्वेशन है वो बनकर इस तरीके से तैयार हो गया। ठीक है, देखो आयरन के कितने? 3 हो गए, 3 एटम हो गए, आयरन के 3 एटम। ठीक है, यहाँ पर ये 4, यहाँ पर फिर इसको 4 कर दिया। और अब देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को कि बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। देखो ध्यान से, आयरन के 3 एटम है, यहाँ भी 3 एटम, हाइड्रोजन के यहाँ पर 8 एटम है, यहाँ भी 8 एटम, ऑक्सीजन के यहाँ 4 हैं क्योंकि ये 4 मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ भी कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन आपकी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। इसी तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हो। Finally, to check the correctness of the balance equation, we count atoms of each element on both sides of the equation. 3Fe plus 4H2O, Fe3O4 plus 4H2। ठीक है, the numbers of atoms of element on both sides of equation are equal. This equation is now balanced। तो पहले क्या थी? अनबैलेंस थी। अनबैलेंस को हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, स्केलेटल। 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। और उसके बाद अब ये इक्वेशन कैसी होगी? बैलेंस इक्वेशन। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों कहते हैं? उसका कारण ये है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? हिट एंड ट्रायल कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करो? हिट एंड ट्रायल। आपके पास एक प्रॉपर वो नहीं है कि किस तरीके से आप करें, कोई मेथड नहीं है। आप जो भी इक्वेशन आपको मिल जाए उसको आप क्या कर रहे हो? नंबर्स को आप अरेंज कर रहे हो। ठीक है, अब ये तो चलो पहला इक्वेशन था। कुछ ऐसी इक्वेशंस भी आएंगी जहां पर आपको ये भी नहीं मिलता कि जैसे आपने यहाँ 4 बैलेंस किया, 4 नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो दूसरा और अनबैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हमें बैलेंस होती हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है? वापिस एक बार बता देता हूँ कि जैसे आप आपके पास कोई फिक्स मेथड नहीं है, आप बस उसको एक तरीके से ट्राई एंड एरर मेथड होती है कि भाई आपने ट्राई किया, गलत हुआ तो वापस से उसको ट्राई करोगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप सक्सेस हो गए। तो इस तरीके से ये मेथड होती है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे की जो क्लास है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी को जय श्री राम।